नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मैं हूं निखिल सिंह। और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर हैं सभी की निगाहें, क्या कुछ चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में देंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब। पेपर लीक और नकल पर नकेल कसने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 लोकसभा में हुआ पेश। जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक 2024 भी लोकसभा में पेश। झारखंड में कुछ देर में फ्लोर टेस्ट करेगी चंपई सरकार। जेएमएम ने जारी किया विधायकों के लिए व्हिप। फ्लोर टेस्ट में हेमंत सोरेन भी मौजूद। ज्ञानवापी विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शिवलिंग समेत इमारत के नीचे मिले 10 तहखानों के एएसआई सर्वे की मांग। मुस्लिम पक्ष ने केस की मेंटेबिलिटी पर उठाए सवाल। गिरफ्तारी के खिलाफ हुई पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी से 9 फरवरी तक मांगा जवाब। 12 तारीख को होगी अगली सुनवाई। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 फरवरी को अगली सुनवाई तक के लिए बढ़ी। शराब घोटाले में दिल्ली के राउजर्नी कोर्ट में हुई थी पेशी। और ग्रैमी अवार्ड में मची भारतीय संगीत की धूम। शंकर महादेवन जाकिर हुसैन के बैंड शक्ति के नाम बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड। बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने भी जीता दूसरा ग्रैमी। तो सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरह से संसद की कार्यवाही में एक बेहद महत्वपूर्ण बिल आज लोकसभा में पेश किया गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने से जुड़ा सख्त प्रावधानों वाला बिल लोकसभा में पेश किया है। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 बिल को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में पेश किया। इस बिल के जरिए सख्त से सख्त सजा देने का प्रावधान किया गया है। स्पीकर सर, I rise to move for leave to introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Bill 2024 लोक परीक्षा अनुचित साधन का निवारण विधेयक 2024। धन्यवाद। प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। स्पीकर सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल। ये बिल लोकसभा में पेश किया गया और लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान राज्यों को धन हस्तांतरण को लेकर आज एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान आरोप लगाया कि गैर भाजपा शासित राज्यों को धन हस्तांतरण में केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है, खासतौर पर कर्नाटक राज्य के साथ। इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर ही राज्यों को पैसा दिया जाता है और उसमें वित्त मंत्री की कोई भी भूमिका नहीं होती है। There is an insinuation that it's because me holding money here. I'm sorry. When the Finance Commission comes, please tell your needs, please tell your requirements, please tell your status. And let the Finance Commission fix it. It's a constitutional body. Constitutionally, unless the Finance Commission tells me to do something, I cannot. I don't have the discretion. तो वित्त मंत्री ने कहा कि ये उनके अधिकार क्षेत्र की बात ही नहीं है, तो ऐसे में आरोप लगाना बेमानी है। और उन्होंने कहा कि एसजीएसटी का पूरा यानी 100% पैसा राज्यों को ही जाता है। Devolution to the states happens in the direct tax matters as per the recommendation given by the Finance Commission. The GST, particularly the SGST, the state GST, goes 100% to the states. No one can do anything with it. It has automatic provision that 100% collected by the states will be with them. I repeat, 100% is with them.
तो वित्त मंत्री ने बताया कि वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्यों को धन हस्तांतरण होता है। वित्त मंत्री की राज्यों को धन हस्तांतरण करने में, उसको ट्रांसफर करने में कोई भूमिका नहीं होती और राज्यों को वित्त आयोग के समक्ष अपनी मांगें रखनी होती हैं। किसी राज्य के साथ कोई भेदभाव इसमें संभव ही नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य का पैसा SGST को लेकर के भी नहीं रोका गया है। और लोकसभा में आज जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह बिल पेश किया। उसके साथ ही साथ राज्यसभा में बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पूरी तरह से अतार्किक है। उन्होंने कहा कि इस एक्ट को समाप्त किया जाना चाहिए। माननीय सभापति जी, मैं भारत सरकार के उपासना स्थल कानून 1991 के मनमाने और असंवैधानिक प्रावधानों की ओर आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ। महोदय, उपासना स्थल 1991 में कहा गया है कि पूजा स्थलों की जो स्थिति 15 अगस्त 1947 की थी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस कानून में श्री राम जन्मभूमि को अलग रखा गया है। महोदय, यह उपासना स्थल कानून पूर्णतः अतार्किक, असंवैधानिक है। हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों को संविधान में प्राप्त धार्मिक अधिकारों का हनन करता है, जो देश के सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ रहा है। अतः मैं आपके और सदन के माध्यम से देश हित में इस कानून को अविलंब समाप्त करने की मांग करता हूं। और इसके साथ ही साथ झारखंड की सियासत की बात कर लेते हैं। झारखंड की चंपई सोरेन सरकार के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। अब से थोड़ी देर में विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के जरिए चंपई सोरेन को अपना बहुमत साबित करना है। इससे पहले विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होने के लिए हैदराबाद के रिजॉर्ट में रोके गए गठबंधन सरकार के विधायक वापस रांची लौट आए। विधानसभा की दलगत स्थिति अगर देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली इंडी गठबंधन को फिलहाल कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए चंपई सोरेन को 41 विधायकों का समर्थन हासिल करना होगा और वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार का दावा है कि उसके पास 47 विधायकों से ज्यादा का समर्थन है। चंपई सोरेन सरायकेला विधानसभा सीट से विधायक हैं। कैबिनेट मंत्री के रूप में वह हेमंत सोरेन सरकार में परिवहन, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वहीं अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फ्लोर टेस्ट में शामिल होने की इजाजत दे दी है। तो हेमंत सोरेन भी इस फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे। टेस्ट पास कर जाएंगे। मोर देन सफिशिएंट, नॉट लेस देन 47। फ्लोर टेस्ट पास कर जाएंगे। मोर देन सफिशिएंट, नॉट लेस देन 47। तो कह रहे हैं कि नॉट लेस देन 47 और फ्लोर टेस्ट पास कर लेंगे। तो वहीं झारखंड में विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि भले ही चंपई सोरेन विश्वास मत हासिल कर लें, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार घोटाले में लिप्त रही है। 2019 के पहले इस गठबंधन ने जनता और युवाओं से कुछ वायदे किए थे। 4 सालों में उन वायदों को उन्होंने पूरा करने की जगह भ्रष्टाचार को प्राथमिकता दी और जिसके कारण हेमंत जी की सरकार चली गई। फिर चंपई जी ने शपथ ग्रहण किया है। उनका 1 साल का कार्यकाल है। उम्मीदें हैं कि झारखंड के जिन सवालों को लेकर के और जिन विषयों को उठा करके आप सत्ता में आए थे, जो हेमंत जी नहीं कर पाए वो आप करें। तो संसद की कार्रवाई की बात करते हैं। संसद की कार्रवाई पर क्या कुछ रहा आज विशेष, जैसा कि हमने आपको खबरों में दिखाया। इस पर और डिटेल में जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा संसद भवन परिसर से जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा, चाहे वो वित्त मंत्री के ने जो सवालों के जवाब दिया, जो एक कहीं ना कहीं नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही थी और संसद में उस लिहाज से सवाल भी पूछे जा रहे थे, उसको वित्त मंत्री ने भी क्लियर किया। और साथ ही साथ नकल पर और पेपर लीक पर जो नकेल कसने की जो तैयारी की है सरकार ने, वो भी जो बिल है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा संसद में, क्या कहेंगे आप? देखिए निखिल, आज हम देख रहे हैं कि संसद की कार्रवाई दोनों सदनों की सुचारू रूप से चल रही है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान तमाम महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए गए हैं। इसमें जब अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ये कहा कि राज्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उससे जुड़ा एक सवाल पूछा
तब उस जवाब में हमने देखा कि वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक ही राज्यों को धन आवंटित किया जाता है, जो प्रत्यक्ष करों से मिलने वाला धन है। और ऐसे में ये कहना कि किसी राज्य के साथ फेवर होता है या किसी राज्य के साथ भेदभाव होता है, ये राजनीतिक मंशा से दिया गया स्टेटमेंट है, जिसमें उनकी खुद की कोई भूमिका नहीं होती। जब किसी राज्य को कोई पैसा दिया जाता है और राज्य वित्त आयोग के सामने अपनी बात रखते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके मुताबिक सभी राज्यों को पैसा धन आवंटित किया जाता है। और हम जानते हैं कि इससे पहले उसी सवाल के एक जवाब में उन्होंने ये भी कहा था कि जो स्टेट जीएसटी का मामला है, उसका पूरा का पूरा पैसा वापस राज्यों को जाता है। राज्य जब एक प्रमाण पत्र देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि पैसा वापस चला जाता है। तो ये कहना कि राज्यों के धनों को रोका जा रहा है, खासतौर पर जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, ये बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि किसी राज्य के साथ फेवर करने या फिर किसी राज्य के साथ भेदभाव करने का कोई अधिकार उनके पास नहीं है। ऐसा वो कतई नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत स्पष्ट तौर पर जवाब आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रश्नकाल के दौरान दिया। हमने देखा उसके बाद तमाम पत्रावलियां सदन के पटल पर रखी गई। राज्यसभा में भी शून्यकाल के दौरान तमाम मुद्दों पर बात उठाई गई और लोकसभा में 2 महत्वपूर्ण बिल रखे गए। मैं खासतौर पर जो पहला बिल आज पेश किया गया उसकी चर्चा करना चाहूंगा कि नकल। हम देखते हैं कि देश की तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार ऐसा होता है कि पेपर लीक हो जाता है, पर्चे आउट हो जाते हैं, नकल के कुछ तरीके निकाले जाते हैं। तो उसके लिए कोई स्पष्ट प्रावधान हो, कड़े प्रावधान के तहत सजा दी जाए और ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जाए, उससे जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक आज पेश हुआ है। इस पर चर्चा होगी, इसे तो पारित कराया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है केंद्र सरकार की तरफ से, चूंकि समय समय पर प्रतियोगी परीक्षाएं होती रहती हैं और उनमें कोई गड़बड़ी करने की कोशिश भी ना करे, चूंकि एक स्पष्ट प्रावधान हो तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। उस दिशा में इसमें विस्तृत प्रावधानों के साथ ये विधेयक पेश किया गया है, जिसमें हम देखेंगे कि ऐसे लोग पर, दोषियों पर जो कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी और उनको जेल की सजा दी जा सकेगी और लंबे समय तक वो जेल में रहेंगे। तो इस तरह के प्रावधान वाले बिल को आज पेश किया गया। और दूसरा बिल जो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पेश किया है। तो हम देख रहे हैं कि उसके बाद लोकसभा में राष्ट्रपति के भाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पर पिछले हफ्ते चर्चा शुरू हुई थी, उस चर्चा को आगे बढ़ाया गया है और संभवतः आज शाम 5 बजे ये जब चर्चा खत्म होगी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरी विस्तृत चर्चा का जवाब भी आज देंगे लोकसभा में। जी, कितना महत्वपूर्ण होगा? दरअसल अगला सवाल मैं इसी से जुड़ा हुआ आपसे पूछना चाहता था। जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जो जवाब देंगे, कितना महत्वपूर्ण है और पक्ष विपक्ष दोनों की अपनी तैयारियां होंगी निश्चित तौर पर इस पर? निश्चित तौर पर देखिए, 2 दिनों तक जो चर्चा हुई, शुक्रवार को और आज जो चर्चा हो रही है, इसका एक विस्तार से जवाब और जो विपक्ष नेताओं ने जो आरोप लगाए हैं उसका भी एक जवाब देखने को मिल सकता है। और तमाम जो बहस के दौरान, चर्चा के दौरान जो मुद्दे उठे हैं, उस पर भी विस्तार से प्रधानमंत्री अपनी बात रख सकते हैं। राष्ट्रपति के भाषण में हमने देखा है कि तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया गया था। उन उपलब्धियों का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे तब ये कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि ये बजट सत्र जो है मौजूदा लोकसभा का अंतिम सत्र है, यानी इसके बाद हम देखेंगे कि चुनाव जब होगा उसके बाद जब नई सरकार आएगी तब सत्र बुलाया जाएगा। तो ऐसे में निश्चित तौर पर सभी को इंतजार है इस संबोधन का, इस जवाब का। जी, एक बात और थोड़ा जहन में आती है जिसको लेकर के आज सुबह से ही काफी चर्चा है। राष्ट्रपति जी ने जो नकल के विरोध में जो अध्यादेश लेकर आ गया है पेपर लीक को लेकर के, उसके बारे में पहले से चर्चा की थी। आपने देखा है कि पिछले दिनों एक कहीं ना कहीं बिल्कुल संस्थागत बनता जा रहा था पेपर लीक और नकल से जुड़ा हुआ अपराध। सरकार अब उस पर नकेल कसना चाहती है। इसमें विशेष तौर पर जो हमारे देश के युवा हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनके लिए भी एक संदेश है कि आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आपकी जो मेहनत है वो जाया नहीं जाएगी। सरकार खड़ी है ऐसे जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। देखिए, हमने देखा था कि नकल रोकने को लेकर लगातार या फिर कोई अनुचित तरीकों का इस्तेमाल करता है किसी प्रतियोगी परीक्षा में, तो उसके लिए एक व्यवस्था थी। लेकिन ये महसूस किया गया कि एक सख्त प्रावधानों वाला कानून होना चाहिए। उसके लिए संसद में बिल लाया जाना चाहिए, जिससे कि ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर कोई छात्र बैठता है तो उसे ये पूरी तरह से आश्वासन होना चाहिए कि किसी तरह का कोई घपला कोई करने की कोशिश अगर करता है
तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और एक संदेश भी जाना चाहिए जिससे कि छात्रों को एक विश्वास हो कि जो व्यवस्था है वो ये सुनिश्चित कर रही है कि आप तैयारी कीजिए और जो योग्यतम छात्र हैं जो परीक्षा पास करते हैं उन्हें ही सफलता मिलेगी। और उस दिशा में हमने देखा कि उस तमाम प्रावधानों सहित इस बिल को लाया गया है जिससे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह कोई भी अगर घपला करने का काम करता है, कोई भी अनुचित साधनों का प्रयोग करता है, कोई भी नकल करने का प्रयोग करता है, कोई भी परीक्षा में पेपर लीक का प्रयास करता है, तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो इस प्रावधानों के जुड़े एक कानून की जरूरत महसूस की गई थी और यही वजह है कि इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया। कानून की सख्ती को लेकर के क्या आपका रुख है? क्योंकि हम अपने दर्शकों को अभी थोड़ी देर में जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है इस कानून में, लेकिन इसकी सख्ती को लेकर के क्योंकि कहा जा रहा है कि कम से कम 10 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है जो इसके तमाम प्रावधान है उसके तहत। देखिए, हमने देखा कि पहले जब पेपर लीक या इस तरह कोई अनुचित साधनों के प्रयोग बड़े स्तर पर किसी प्रतियोगी परीक्षा में सामने आते थे, उसकी जांच होती थी, लेकिन ये तय नहीं था कि कितने समय की सजा होगी और क्या प्रावधान उसके लिए होंगे। लेकिन जब अब ये विधेयक कानून बन जाएगा तो निश्चित तौर पर 10 साल तक की सजा और एक बड़ा जुर्माना लगाने जाने की बात है, तो उससे मदद मिलेगी इस तरह के अपराध करने वाले से रोकने में। जी जी जी, निश्चित तौर पर एक बड़ा कानून है और ख़ास तौर पर जैसा कि आपने कहा कि छात्रों के लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा नहीं है, क्योंकि तमाम छात्रों को आप भी और मैं भी जानते हैं जो इस बात को लेकर के बेहद दुखी रहते हैं कि उनकी जो मेहनत रहती है वो ऐसे जो कृत्यों के वजह से या नकल और जो परीक्षाओं में कदाचार है उसकी वजह से ज़ाया चली जाती है, तो वो अब नहीं हो सकेगा। एक सख्त कानून बनाया गया। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम बातचीत के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को। और बात करेंगे कि क्या कुछ है इस जो ये प्रावधान है इसको लेकर के नकल और पेपर लीक पर जो नकेल कसने की कोशिश की गई है। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 को लोकसभा में पेश किया गया है और इसको केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेश किया है। इसमें मकसद जो है वो जाहिर है नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाना है, जो कि पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा एक राष्ट्रव्यापी समस्या अगर कह दिया जाए हो गई थी तो गलत नहीं होगा। छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ है उसको अब सरकार रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसीलिए ये बिल लेकर के आया गया है। इसके साथ ही साथ जो सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में अधिक से अधिक पारदर्शिता लाई जा सके, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाने की तैयारी है, जिसकी बात कही गई कि छात्रों के मन में ये रहे कि पारदर्शिता है और विश्वसनीयता लेकर आई जाएगी। तो इसमें जो तमाम परीक्षाएं हैं, यूपीएससी की परीक्षा को अगर छोड़ दिया जाए तो तमाम परीक्षाएं इसके जो नकलची हैं उनके दायरे में रही है, चाहे एसएससी की बात रहे, चाहे रेलवे की बात हो, नीट की हो, जेईई जैसी जो सार्वजनिक परीक्षाओं में धोखाधड़ी पर अब जो है रोक लग सकेगी इस कानून के तहत। तो जो प्रवेश परीक्षाओं में कदाचार को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों, समूहों या संस्थानों पर नकेल कसेगी इस कानून के जरिए सरकार। और सबसे खास बात है कि ये जो नकेल कसने की बात कही जा रही है उसमें जो दंड के प्रावधान है वो बेहद कड़े हैं। कठोर दंड के प्रावधान हैं। बिल में नकल और पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानूनी प्रावधान किए गए। जैसे कि अभी हम अपने संवाददाता से इस संबंध में बात कर रहे थे, केंद्र द्वारा अगर आयोजित है वो परीक्षा, तो ऐसी परीक्षाओं में अगर पेपर लीक होता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कम से कम 10 साल तक की कैद हो सकती है और उनके खिलाफ 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने कठोर कानून और कठोर दंड की व्यवस्था की गई। उत्तर पुस्तिका में छेड़छाड़, मेरिट लिस्ट के दस्तावेजों में हेराफेरी या किसी और की जगह परीक्षा देने जैसे अपराध इसको शामिल किया गया। अक्सर ये देखने में आता था जिसको कहते थे कि मुन्ना भाई, एक बड़ा टर्म चल गया था कि दूसरी की जगह परीक्षा देना। अब उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी और जुर्माने का प्रावधान है। इसके साथ ही साथ पेपर लीक, नकल या किसी और की जगह परीक्षा देने में 3 से 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। अगर किसी और की जगह परीक्षा देते हुए पकड़े जाते हैं तो 5 साल तक की कैद हो सकती है, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके साथ ही परीक्षा में जो कदाचार से जुड़े संगठित अपराध के लिए, संगठित अपराध है ध्यान दीजिएगा, इसमें 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यानी कि जो एक पूरा संगठित अपराध चलाया जाता था, एक पूरा नेक्सस होता था, उस नेक्सस को तोड़ने के लिए ऐसा किया गया है। तो ऐसे संस्थान अगर इसमें शामिल होंगे तो उनसे पूरी परीक्षा का खर्च उठाया जाएगा और उसके खिलाफ उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। तो बड़े बेहद कठोर कानून रखे गए हैं इसमें।
इसके साथ ही साथ संस्थान की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसका जो जांच होगी किसी भी मामले की, वो पुलिस उपाधीक्षक या कम से कम सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी इसकी जांच करेंगे, यानी कि लोअर लेवल का कोई ऑफिसर जांच करके जांच को रफा दफा नहीं कर सकेगा। तो ये भी इस बात की भी किया गया है। जांच को जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनको भी सौंप सकती है केंद्र सरकार, यानी कि जो भी जांच एजेंसियां हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियां, उस मामले के हिसाब से उसको सौंपा जा सकता है। भविष्य में बिल राज्यों के लिए भी एक मॉडल ड्राफ्ट का काम करेगा और वो भी अपने यहाँ इस तरह के कठोर कानून लेकर आ सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण रहेगा ये बिल और राज्यों के लिए एक मॉडल के तौर पर काम करेगा। केंद्रीय कानून है, संयुक्त परीक्षाएं और केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए ये जो परीक्षाएं हैं वो इसके दायरे में रहेगी। तो यूनिवर्सिटीज में भी जो एंट्रेंस एग्जाम है वो भी इसके दायरे में है और इसके साथ ही साथ जो संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं हैं वो भी इसके दायरे में है। जो राष्ट्रव्यापी समस्या बनती नजर आ रही थी, इसलिए ऐसा पहला केंद्रीय कानून लाने की जरूरत महसूस हुई है और इसके पक्ष में कहीं ना कहीं जो देश भर के छात्र हैं वो जरूर नजर आ रहे हैं। पिछले वर्ष पेपर लीक होने के बाद राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द की गई थी। हम पेपर लीक के मामले बता रहे हैं और ये इतने अधिक संख्या में कि शायद हम बहुत समय लगेगा इसको पूरा बताने में। पिछले वर्ष पेपर लीक होने के बाद राजस्थान में शिक्षक भर्ती की परीक्षा रद्द हुई थी। 2015 से 2023 के बीच 14 से अधिक मामले दर्ज हुए थे राज्य में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक के। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इसका एम्बिट है। और अगर केवल राजस्थान की बात ना करें, हरियाणा में ग्रुप डी के पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा यानी सीईटी रद्द करनी पड़ी थी। तो इस तरह की कितनी परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी हैं। हरियाणा में ग्रुप डी के लिए जो सीईटी की परीक्षा रद्द करनी पड़ी और इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरे तमाम राज्यों में जो परीक्षाएं हैं वो रद्द करनी पड़ी हैं। गुजरात में कनिष्ठ लिपिकों के लिए हुए भर्ती परीक्षा रद्द करनी पड़ी, मध्य प्रदेश में रद्द करनी पड़ी। इसके अलावा आपको एक वो तस्वीर याद होगी जहां पर नकल कराने के लिए जो नकलची थे वो दीवारों पर चढ़ करके, बिल्डिंग्स के ऊपर चढ़ करके नकल कराते हुए देखे गए थे। बिहार में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द की गई। बिहार में तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 6 बार कम से कम ऐसा हुआ है कि वहां की जो परीक्षाएं हैं वो जो है उसमें पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, ये जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा है उनकी बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में 2017 और 2022 के बीच पेपर लीक की कम से कम 8 घटनाएं हुई। तो इस तरह की तमाम घटनाएं जो हैं वो तमाम प्रदेशों में और तमाम राज्यों में देखने को मिली हैं। उत्तर प्रदेश केवल इकलौता ऐसा राज्य नहीं है जहां पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं, बल्कि ये देशव्यापी है जिसको लगातार कहा जा रहा है। इसमें इंस्पेक्टर ऑनलाइन भर्ती परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा, प्रारंभिक पात्रता परीक्षा और बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कि इन परीक्षाओं का जो एम्बिट है, जो दायरा है, वो हाई स्कूल इंटर से लेकर के और जो संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, वहां तक रही हैं। गुजरात में भी ऐसी परीक्षाएं जो पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। पेपर लीक की घटनाओं में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल रहे हैं। तो कोई भी राज्य इससे अलग नहीं रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो पेपर लीक की ये जो मामले रहे हैं वो सर चढ़कर बोले हैं और इससे जो मेहनती छात्र हैं, ईमानदार छात्र हैं, मेहनतकश हैं और ख़ासतौर पर ज़्यादातर जिसको कहा जाए कि अधिकांश जो है उनका सपना टूटा है। तो ये निश्चित तौर पर एक कड़ा कदम सरकार उठा रही है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। यूपीआई कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन।
कुछ महीने पहले मेरे दोस्त की हेल्थ अचानक खराब हुई और कुछ दिनों में ही उसकी डेथ हो गई। उसने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था। मैंने पॉलिसी बाजार को कांटेक्ट किया। उनकी टीम ने क्लेम दिलाने में उसकी पेरेंट्स की पूरी हेल्प की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। स्वच्छता सबसे पहले तो हमें ही से चालू होगा ना। अपने घर को हम ही साफ करेंगे ना, सरकार आके थोड़ी करेगी। सरकार तो बाहर का करेगी। तो हम अपने घर आसपास की सफाई की जिम्मेदारी हमारी ही है। अपना शौचालय खुद साफ करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि देश का हर व्यक्ति नागरिक स्वच्छता वॉरियर हो जाए। हाँ, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। जुड़िए डीडी न्यूज की मुहिम स्वच्छता वॉरियर से। जुड़िए डीडी न्यूज की पहल स्वच्छता वॉरियर से। आप डीडी न्यूज के तहत अपने आप को इससे जोड़ सकते हैं और बनिए स्वच्छता वॉरियर। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता बासु प्रसाद। मैं सपोर्ट करती हूँ दीदी के इनिशिएटिव स्वच्छता वॉरियर को। दूरदर्शन डीडी का जो मूवमेंट है, सारा हिंदुस्तान इसमें जुट जाए। क्या आप लोग हैं स्वच्छता वॉरियर? डीडी न्यूज के इस मुहिम से जुड़िए और हमारे देश को स्वच्छ बनाइए। क्या आप हैं स्वच्छता वॉरियर? प्लीज डीडी न्यूज से जुड़िए। हाय, माय नेम इज कार्तिकी गोंसाल्विस एंड एवरीवन इज अ स्वच्छता वॉरियर। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2015 में आवास योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में बहुत ही कम समय में लाखों घर बनाकर दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का मतलब सिर्फ गरीब परिवारों को पक्की छत देना नहीं, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की बजट को मिली बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी को दिसंबर 2024 तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 1.19 करोड़ से अधिक घरों को मिली मंजूरी। 113 लाख से अधिक घरों का निर्माण कार्य पूरा। 78.56 लाख परिवारों को मिली अपने अपने घरों की चाबियां। महिला सशक्तिकरण को मिला बढ़ावा। 22.77 लाख से अधिक श्रमिकों, कंडक्टर, रिक्शा चालकों को मिला। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और यहां से बात करेंगे झारखंड की राजनीति का, जहां पर चंपई सरकार आज फ्लोर टेस्ट उसको साबित करना है। हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार इस वक्त रांची से जुड़े हुए हमारे साथ इस पूरी खबर पर। दिवाकर, चंपई सरकार के लिए बहुत मुश्किल तो शायद दिखाई नहीं दे रही है फ्लोर टेस्ट साबित करने में, बावजूद इसके राजनीतिक हलचल है। क्या कुछ जानकारी देंगे आप? देखिए, आज चंपई सोरेन की नई सरकार जब से बनी है, उसके बाद फर्स्ट कैबिनेट ने ये प्रस्ताव दिया था कि 2 दिनों का विशेष सत्र कैबिनेट का विधानसभा का बुलाया जाए, और वो आज उसका पहला दिन है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र का शुरुआत हुआ है, और उस दौरान जो हम कह सकते हैं सत्ता पक्ष के विधायकों ने राज्यपाल के भाषण के दौरान खूब हंगामा भी किया है। और उसके बाद अब उस पर मुख्यमंत्री की ओर से जो प्रस्ताव की शुरुआत की गई है, विश्वास मत हासिल करने का जो प्रस्ताव उन्होंने रखा है, उस पर इस वक्त विधानसभा में चर्चा चल रही है। और चूंकि हेमंत सोरेन को भी कोर्ट से इजाजत मिली थी कि वो विधानसभा की कार्रवाई में शामिल हो सकते हैं, तो उस लिहाज से हेमंत सोरेन भी वहां पहुंचे थे और उन्होंने भी अपनी बात रखी है। और उन्होंने एक तरीके से केंद्र सरकार और राजभवन पर भी खूब निशाना साधा है। लेकिन जो
विपक्ष की ओर से भी लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर ईडी ने कार्रवाई की है। अगर हेमंत सोरेन इतने ही बेदाग थे तो फिर इस तरीके से वो क्यों इतने दिनों तक ईडी की कार्रवाई से भाग रहे थे। तो ये तमाम तरह की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो तो फिलहाल यहाँ चल ही रही है, लेकिन फिलहाल इस वक्त जो हम कह सकते हैं विधानसभा में दोनों तरफ से अपनी अपनी बात रखी जा रही है और शाम तक उम्मीद की जा रही है कि लंच के बाद फिर संभावना है कि जब मुख्यमंत्री उस पर जवाब अपना देंगे चंपई सोरेन, उसके बाद वहां पर फ्लोर टेस्ट होगा। लेकिन जो फिलहाल जो स्थिति है उसके मुताबिक ये साफ है कि आराम से जो चंपई सोरेन की सरकार है वो बहुमत हासिल कर लेगी, क्योंकि उन्हें जिस तरीके का समीकरण है महागठबंधन की यहाँ पे जो सरकार है उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और फिर आरजेडी का ये कुनबा है पूरा, और उसके बाद माले ने भी उन्हें समर्थन दिया है। तो आराम से कहा जा रहा है कि जो 40, क्योंकि जो 2 विधायक दोनों तरफ से उनकी तबियत भी खराब है और एक सीट 81 में से एक सीट खाली भी है, उस हिसाब से 40-41 का जो आंकड़ा है, अगर कोई विधायक और भी पहुंच जाते हैं तो आराम से मेजोरिटी हासिल कर लेंगे। लेकिन सरकार का भी ये दावा है कि उनके पास 47 विधायकों का समर्थन हासिल है। हालांकि उन्होंने जब राजभवन को चिट्ठी दिया था तो 43 विधायकों का ही समर्थन उन्होंने पत्र सौंपा था। इस बीच जो सारे विधायक थे वो कल देर रात ही हैदराबाद से रांची आ गए थे और सुबह उन्हें एक ही साथ फिर से विधानसभा लेकर जाया गया है। तो लगातार अभी भी सत्ता पक्ष की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई उनके खुदबे में उनके जो विधायक हैं उनमें कोई टूट-फूट की स्थिति पैदा ना हो। तो लगातार पैठ बनाने की कोशिश और सबको एक साथ रखने के लिहाज से सबको एक साथ लेकर जाया गया है विधानसभा, और उन पर भी वहां पर भी एक तरीके से नजर भी रखी जा रही है। जी निश्चित तौर पर जो एक रिजॉर्ट पॉलिटिक्स एक जो टर्म है उसको एक बार देखने को जरूर मिली है। ये भी कहा जा रहा है, जैसा कि आपने भी कहा, कि सरकार फिलहाल सेफ दिखती है चंपई सोरेन की और वो फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन स्टेबिलिटी की बात कही जाए, किस तरह से आगे चलेगी? और फिर दूसरी बात, जो ब्लॉट लगा है, जो एक तरह से दाग लगा है उनके नेता हेमंत सोरेन के ऊपर, वो भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है राज्य में। निश्चित तौर पर देखिए, लगातार जो ये सरकार अभी चल रही थी, हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली जो ये सरकार थी, करीब पिछले 4 सालों से अगर आप देखें तो भ्रष्टाचार के एक के बाद कई आरोप, संगीन आरोप उन पर लगते रहे। कई जो हम कह सकते हैं जुड़े हुए लोग थे वो सब जेल भी जा चुके हैं, 1 दर्जन से ज्यादा लोग, चाहे वो आप जमीन घोटाला की बात करें, माइनिंग लीज की बात करें, माइनिंग घोटाले की बात करें, तो कई जो ऐसे मामले हैं उसमें लगातार कई लोग जेल भी जा चुके हैं। तो ये स्थिति अभी, क्योंकि चूंकि अब हेमंत सोरेन से भी ईडी पूछताछ कर रही है, तो हो सकता है कि हेमंत सोरेन को कुछ और भी क्लू मिले, कुछ भी और रास्ते मिले, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी कार्रवाइयां हो सकती है। लेकिन इस बीच जो हम कह सकते हैं कि जो जानकारी मिल रही है कि 7 तारीख को इस सरकार का जो मंत्रिमंडल विस्तार है, तो मंत्रिमंडल विस्तार भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि लगातार देखिए छोटे राज्यों में क्या होता है कि 2-4 सीट अगर इधर से उधर हो गया तो पूरा खेल बिगड़ जाता है। तो वैसे में कांग्रेस का जो खेमा है वो मंत्री पद को लेकर कुछ जो नए विधायक हैं वो थोड़े आसान्वित नजर आ रहे हैं, लेकिन अब पुराने विधायक जिनको मंत्री बनाया गया है वो भी पद छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो ऐसे में एक टकराव की स्थिति और एक नाराजगी भी उस खेमे में नजर आ रही है। 7 तारीख का दिन चुनौती वाला दिन होगा कि अगर उस दिन सब कुछ तरीके से, सामान्य तरीके से, जो हम कह सकते हैं कि एक्सपेंशन हो जाए, जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो हो जाए, और उसके बाद जो अंदर खाने जो सुगबुगाहट चल रही है वो अगर चीजें खुलकर उजागर नहीं होती है तो कह सकते हैं कि फिलहाल आने वाले कुछ दिन सरकार आराम से चल सकती है। लेकिन हमेशा दबाव की स्थिति तो निश्चित तौर पर रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और दूसरे जो विधायक है और हेमंत सोरेन के परिवार में जिस तरीके से धोबी जुबान से एक तरीके से विरोध के स्वर थोड़े थोड़े निकल कर सामने आए थे, इसका असर निश्चित तौर पर आने वाले ये सरकार जो 9-10 महीने जो अभी चलने वाली है उस पर निश्चित तौर पर इसका असर रहेगा। लेकिन एक खबर और आपको निखिल हम बता दें कि आज हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन ने एक याचिका दायर की थी कि ईडी की ओर से बेवजह उन्हें परेशान किया जा रहा है, इंट्रोगेशन किया जा रहा है। तो उस मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और उसमें फिलहाल आज झारखंड हाईकोर्ट की ओर से हेमंत सोरेन को कोई राहत नहीं मिली है। फिलहाल 9 फरवरी तक ईडी को हाईकोर्ट ने बोला है कि अपना जवाब आप दाखिल कीजिए और 12 फरवरी को इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। तो अभी लगातार अपडेट जो है वो चल रहे हैं और 7 तारीख का जो अगला मंत्रिमंडल विस्तार होगा उस पर निगाही सबकी टिकी हुई होगी। लेकिन आज जो संभावनाएं हैं वो लग रहा है कि सेकेंड हाफ के बाद जब मुख्यमंत्री अपना जवाब दे देंगे, उसके बाद जब फ्लोर टेस्ट होगा तो सरकार उस फ्लोर टेस्ट को आसानी से पास कर लेगी। जी, फ्लोर टेस्ट आसानी से पार कर लेगी, लेकिन चुनौतियां खत्म नहीं होगी। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिवाकर कुमार, रांची से। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो कुछ और अन्य राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालेंगे। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1
सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। बोला कौन है? मैं पर हुआ क्या? बिजली का बिल नहीं भरा और पूछता है हुआ क्या? जल्दी से ऐप डाउनलोड कर। बिल तो भर दिया था, फिर डर क्यों रहे हो? हाँ, नकली चाकू नकली बिल। यूपीआई कहता है कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड ना करें, अपने पैसे का ख्याल खुद रखें। चलिए, आपको पनवेल नहीं जाना है। पनवेल? हाँ, निकलिए। सिर्फ बोला। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाओ। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प, विकसित भारत। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और अब नजर डालते हैं कुछ अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग को जन्मदिन की बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग जी को जन्मदिन की बधाई, उनकी लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना है। और देश के विभिन्न अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले धार्मिक नेता आज संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मिलने के लिए संसद पहुंचे। इस दौरान सभी धार्मिक नेताओं ने संसद की कार्रवाई भी देखी। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि श्रमिकों का मेहनताना इसलिए बकाया है क्योंकि केंद्र सरकार ने मनरेगा के लिए फंड का आवंटन रोक दिया है। इस पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मनरेगा में बात भुगतान की प्रक्रिया की नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल सरकार अब तक उपयोगिता प्रमाण पत्र और खाता विवरण जमा नहीं कर सकी है। जिन लोगों ने मनरेगा में काम किया है, उन्हें विरोध करना चाहिए। In Manrega, it is not the procedure of payment. Till now, West Bengal government could not submit the utilization certificate and detailed account. I think, and also whole of the people of West Bengal thinks that government has planned to give some dole to the Trinamool party workers. 21 lakh party workers will get some doles. And I think that those who have worked in Manrega, they should protest it. और तीर्थ स्थलों की यात्रा करने वाले लोगों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक प्रमुख फोकस क्षेत्र रहा है। इस प्रयास में उठाए गए एक कदम में प्रधानमंत्री ने कल गुवाहाटी में मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना का शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि जल्द ही मां कामाख्या कॉरिडोर पूर्वोत्तर के पर्यटन का प्रवेश द्वार बनने वाला है।
ये परियोजना 498 करोड़ रुपए की है। ये कॉरिडोर देश का तीसरा सबसे बड़ा कॉरिडोर होगा। काशी विश्वनाथ और उज्जैन महाकाल कॉरिडोर के बाद ये तीसरे स्थान पर होगा। नीलांचल पर्वत पर मां कामाख्या देवी के मंदिर के अलावा कई और मंदिर हैं। यहाँ मातंगी, कमला, त्रिपुर सुंदरी, काली, तारा, भुवनेश्वरी, बगलामुखी, छिन्नमस्तिका, भैरवी, धूमवती देवियों और 10 महाविद्या के मंदिर भी हैं। नीलांचल पहाड़ी के चारों ओर भगवान शिव के 5 मंदिर कामेश्वर, सिद्धेश्वर, केदारेश्वर, अमरतोश्वर, अघोरा और कौटिलिंग मंदिर हैं। इन सभी को मिलाकर मां कामाख्या कॉरिडोर तैयार होगा। वहीं ब्रह्मा, विष्णु और शिव पहाड़ियों से मिलकर बना नीलांचल पर्वत नीलांचल 3 भागों में यानी ब्रह्मा पहाड़ी, विष्णु पहाड़ी और शिव पहाड़ी से मिलकर बना है। यहाँ भुवनेश्वरी मंदिर सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है। पहाड़ी के उत्तरी भाग में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। नीलांचल पहाड़ी में बाण दुर्गा मंदिर, जय दुर्गा मंदिर, ललिता कांता मंदिर, स्मरण काली मंदिर, गदाधर मंदिर, घंटाकर्ण मंदिर, त्रिनाथ मंदिर, शंखेश्वरी मंदिर और द्वारपाल गणेश के मंदिर जैसे कुछ अन्य दिव्य मंदिर शामिल हैं। वहीं हनुमान मंदिर, पांडुनाथ मंदिर बरहा पहाड़ी में स्थित है। यह परियोजना कामाख्या मंदिर आने वाले तीर्थयात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। साथ ही साथ एक बार परियोजना के पूरा हो जाने पर यह असम को एक वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए भी आगे बढ़ेगी। और प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के खिलाफ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने हेमंत सोरेन को आज कोई राहत नहीं दी है। झारखंड हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने 9 फरवरी तक ईडी को जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। और आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। नई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर केस में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि को 22 फरवरी तक बढ़ा दिया है। कोर्ट ने सीबीआई की जांच की प्रगति के बारे में विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट सील बंद कवर में दाखिल करने का निर्देश दिया। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि 16 आरोपियों को लेकर जांच पूरी हो चुकी है। सीबीआई ने कोर्ट से आग्रह किया है कि आरोप तय करने को लेकर जिरह शुरू की जाए। आरोपियों के वकील ने सीबीआई की दलील का विरोध किया। कोर्ट 22 फरवरी को आगे सुनवाई करेगा। ऐसे में मनीष सिसोदिया को 22 फरवरी तक जेल में ही रहना होगा। और वाराणसी में ज्ञानवापी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। फिलहाल वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में पूजा अर्चना की इजाजत दी है। परिसर में मिले शिवलिंग की प्राचीनता का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक सर्वे की मांग को लेकर दायर हिंदू पक्ष की याचिका पर कोर्ट में आज सुनवाई है। इसके अलावा कोर्ट हिंदू पक्ष की उस मांग पर भी सुनवाई करेगा जिसमें हिंदू पक्ष ने परिसर के सभी 10 तहखानों को खोलकर वहां सर्वे की मांग की है। कोर्ट इस केस की मेंटेनेबिलिटी को लेकर दायर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि परिसर के अंदर श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं के पूजा अर्चना के अधिकार की मांग वाली याचिका सुनवाई लायक है ही नहीं। चिप एक्ट के रहते इस मामले पर सुनवाई नहीं हो सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि के एक मुकदमे के खिलाफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की याचिका पर फैसला आज सुरक्षित रख लिया है। याचिका में तेजस्वी यादव ने अहमदाबाद की कोर्ट में चल रहे मुकदमे को गुजरात से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की थी। तेजस्वी ने नया हलफनामा दायर कर गुजरातियों को ठग बताने वाले बयान पर खेद जताया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संकेत दिए थे कि अगर तेजस्वी बयान पर खेद जताते हैं तो मानहानि केस को खत्म भी किया जा सकता है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य का बजट पेश किया। बजट पेश करने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में बजट को मंजूरी दी गई।
इसके बाद बजट को विधानसभा में पेश किया गया। ये बजट गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं पर केंद्रित रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने के सबका साथ सबका विकास नारे को चरितार्थ किया है। साथ ही हमारी नीतियां विशेष रूप से युवा, महिला, किसान व गरीबों के उत्थान को समर्पित हैं। ये तथ्य सभी को ज्ञात है कि हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। इसके साथ ही अवस्थापना और कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार एवं विस्तार के फलस्वरूप वर्ष 2023 में संपन्न ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए के से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। और प्रदेश के बजट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह बजट लोक कल्याण को समर्पित एक आर्थिक दस्तावेज है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बजट की शुरुआत में, मध्य में और अंत में सब में प्रभु श्री राम है। इसके विचार में, संकल्प में, एक एक शब्द में श्री राम है। उन्होंने ये बात प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। आज का जो बजट है, जो हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, वह बजट प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की उन भावनाओं को समर्पित किया कि यही मह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। तुलसीदास जी के इन शब्दों में कि बजट की शुरुआत में, बजट के मध्य में और अंत में भी प्रभु श्री राम हैं। उनके विचार में, उनके संकल्प में, एक एक शब्द में श्री राम हैं, क्योंकि श्री राम लोक मंगल के पर्याय हैं और यह बजट भी लोक मंगल को समर्पित करते हुए प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का उत्तर प्रदेश का एक आर्थिक दस्तावेज है। तो ये तो बात रही उत्तर प्रदेश की। और उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। सत्र से पहले प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता की ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी गई। विधानसभा सत्र के दौरान यूसीसी विधेयक को सदन के पटल पर रखा जाएगा। सदन से पारित होने के बाद इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल से मंजूरी के बाद ये अधिनियम बन जाएगा। 2 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया था। उत्तराखंड सरकार की ओर से गठित समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने वाली जस्टिस रंजना देसाई कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपी थी। समान नागरिक संहिता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2022 के चुनावी वादों में शामिल था, जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने यूसीसी लागू करने के लिए जस्टिस देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। ड्राफ्ट तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री ने समिति का 3 बार कार्यकाल बढ़ाया। इस दौरान समिति ने ऑनलाइन और ऑफलाइन आधार पर जनता से यूसीसी को लेकर सुझाव मांगे। विशेषज्ञ समिति ने उप समिति बनाकर समाज के विशिष्ट लोगों, समाज सेवियों, धार्मिक नेताओं, संतों और जागरूक नागरिकों के साथ चर्चा की और सुझाव लिए। समिति को करीब 2.5 लाख सुझाव प्राप्त हुए। समिति ने केंद्रीय विधि आयोग के साथ भी यूसीसी पर चर्चा की। भारतीय गायक शंकर महादेवन और तबला वादक जाकिर हुसैन को इस साल का ग्रैमी अवार्ड मिला है। इसके बैंड शक्ति के एल्बम दिस मोमेंट को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का खिताब दिया गया है। इस एल्बम में 8 गाने हैं। ग्रैमी अवार्ड संगीत के लिए दिया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। इस समूह में गिटार वादक जॉन मैक्लॉन्गलिन, गायक शंकर महादेवन, तबला वादक वी सेल्व गणेश और वायलिन वादक गणेश राजगोपालन भी शामिल हैं। दिस मोमेंट 45 वर्षों में शक्ति का पहला नया एल्बम है। Shakti is the best band in the world. I believe it. How does it feel, folks? Oh, super great, excited. I don't know. I mean, nerve-wracking. I'm just flying, not here. It's an amazing experience for us, and we want to thank our leader and mentor,
John McLaughlin, who couldn't be here. He's the 5th member of the band, but the leader of the band as well. And, you know, it's our 50th year as a band. They don't look like it, but anyway. You don't. They don't. But it's great that it happened. I mean, these are the two musicians like John McLaughlin and Zakir Bhai, because without them, we are not here. So, No, we want to thank Zakir Bhai and John G for the 50 years of hard work. और खबर क्रिकेट के मैदान से। भारत और इंग्लैंड के बीच विशाखापट्टनम में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। आज दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन इंग्लैंड ने 67 रन से आगे खेलना शुरू किया। ताज़ा जानकारी मिलने तक इंग्लैंड ने 8 विकेट के नुकसान पर 279 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड को नाइट वॉचमैन रेहान अहमद के रूप में दूसरा झटका लगा। इसके बाद ओली पोप 23 रन बनाकर आउट हुए। वहीं जो रूट 16 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इससे पहले अपनी दूसरी पारी में भारतीय टीम 255 रन बनाकर आउट हुई। वहीं पहली पारी में भारत के पास 143 रन की बढ़त थी। ऐसे में टीम इंडिया को कुल 398 रन की बढ़त हासिल हुई। आज मैच में भारत की ओर से शुभमन गिल फील्डिंग करते नजर नहीं आएंगे। शुभमन गिल को उंगली में चोट लगने की वजह से आराम दिया गया है। तो मिड डे प्राइम के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।